हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे? एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव यदि ले लेते हैं dl डिवाइड बाई dt, तो यह टॉर्क के बराबर होता है। सेम एस लीनियर मोमेंटम के केस में होता है। लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। तो लीनियर मोमेंटम के केस में कैलकुलेशंस बहुत सिंपल होती है, लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम की बात आती है तो हमें वेक्टर्स से काम करना पड़ता है और वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। जैसा कि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट काफी मुश्किल सी चीज होती है। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन देखते हैं 7.5, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। फोर्स क्या दी हुई है? एफ फोर्स इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अबाउट द ओरिजिन, the force acts on a particle whose position vector क्या होता है? r is given by I cap minus j cap plus k cap। हमें निकालना क्या है? टॉर्क, जो कैसे निकलता है? r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। याद है कैसे निकालते थे? I j k, पहले रो में r आएगा 1 -1 1, दूसरे में f आ जाएगा 7 3 -5 इज इक्वल टू क्या होगा? आई कैप के साथ क्या आता था? आई कैप जब लेंगे तो आई का यह रो और यह कॉलम दोनों को इग्नोर कर देंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 इंटू -5 प्लस 5 -3, 5 -3 प्लस जे कैप में क्या आएगा? जे का रो और कॉलम दोनों को इग्नोर कर देंगे। दोनों को इग्नोर कर देंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 1 इंटू -5, 1 इंटू -5, यह कि -1 आ जाएगा, सॉरी -5 आएगा। पेन प्लीज। -5 -7 इंटू 1 -7। ओ, यहां पे माइनस साइन आएगा ना, माइनस प्लस के कैप। के कैप में क्या होगा? के का रो और के का कॉलम को इग्नोर कर देना है, तो -1 इंटू -5 प्लस 5 -3 इंटू 1 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सिंपल आंसर है। कुछ गलत हो रहा है क्या? के कैप में हमने गलती कर दी है ना। के का रो और के कॉलम को जब इग्नोर कर देंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? 3 + 7 और यह 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 3 + 7 इज इक्वल टू 10k कैप। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 10k कैप। ओह, यह 12 होगा ना। इतनी गलतियां नहीं करना एग्जाम में। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान रखना है इसको निकालते समय। एक और एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 7.6, so that angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है एग्जाम्पल 7.6। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो लैंग्वेज ही कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश करो।
एंगुलर वेलोसिटी, angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity. तो पार्ट बाय पार्ट चलो. Angular momentum about any point of single particle moving with constant velocity. कोई एक पार्टिकल है, देखो ड्रॉ करने की कोशिश, कोई एक पार्टिकल है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये किसी एक वेलोसिटी v से जा रहा है. ठीक है, अब आगे पढ़ो. इसका एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. वेलोसिटी फिक्स दी हुई है हमें, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी जो v है यह कांस्टेंट है. वेलोसिटी v है मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. फिक्स होने वाला है, मास भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, लीनियर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा. लीनियर मोमेंटम तो फिक्स्ड है. हमें पूछा क्या गया है, एंगुलर मोमेंटम L फिक्स्ड अबाउट एनी पॉइंट, सॉरी किसी पॉइंट की बात नहीं है. एंगुलर मोमेंटम L कांस्टेंट होगा. L कैसे निकालते थे, R क्रॉस P, यही होता था ना, L इज इक्वल टू R क्रॉस P. तो अब हमें L निकालने के लिए ओरिजिन चाहिए. मान लो किसी को ओरिजिन यहां पे ले लो, यह मान लो हमारी ओरिजिन है O. ठीक है, R हमारी ओरिजिन है. तो अब इस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल यहां पर है, जब पार्टिकल हमारा यहां पर है, पॉइंट P पर है, तब एंगुलर मोमेंटम L क्या होगा, R क्रॉस P. ठीक है, जो क्या हो जाएगा, R क्रॉस M इंटू V. M इंटू V कॉन्स्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है. अब R चाहिए हमें. R कैसे निकलेगा, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से R मिलेगा, इसका पोजीशन वेक्टर है ना. यह मिल गया हमें R क्रॉस V निकालना है. कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग ज्योमेट्री की मदद ले लेते हैं थोड़ी सी. इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. तो यह हमारा क्या आता है, R परपेंडिकुलर आता है. R परपेंडिकुलर, बस R परपेंडिकुलर इंटू M इंटू V निकालेंगे तो हम लोग का लीनियर मोमेंटम निकल गया. इस पॉइंट P पे तो हमारा लीनियर मोमेंटम निकल गया. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. मतलब कि चलो मैं अब दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं. इसका मतलब यह है कि यदि पार्टिकल P यहां पहुंच जाता है, इस पॉइंट का नाम मान लो P1 रख देते हैं हम लोग, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी तो सेम होने वाली है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ऑब्जेक्ट कहीं और पहुंच गया, थोड़ी दूर बाद पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन क्या इसका पोजीशन वेक्टर भी सेम है, क्या ये R सेम है, R भी तो बदल गया. R यह भी तो बदल गया, इसको मान लो R1 लिखा. अब हमें पूछा गया है L एट P1 पॉइंट पे जो लीनियर मोमेंटम होगा वह L एट पॉइंट P के बराबर होगा. यह लीनियर मोमेंटम जो यहां पे निकाला हमने, यह इसके बराबर होगा, जो निकालना है अब हमें. क्या लग रहा है, कैसे बनाना चाहिए, हमें फिर से R क्रॉस P करना है, जो कि R क्रॉस MV होगा. और ये जो R परपेंडिकुलर निकाला था हमने यहाँ पे, वेलोसिटी तो फिक्स है, हमारी वेलोसिटी फिक्स है, या फिक्स है, लेकिन R बदल गया है. लेकिन R बदलने से क्या R परपेंडिकुलर भी बदला है, R परपेंडिकुलर तो नहीं बदला है ना. इसी लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि निकालेंगे हम लोग तो यही आएगा ना R परपेंडिकुलर. ऑल्दो थीटा बदल गया है,
आर बदल गया है, एंगल बदल गया, सब कुछ बदल गया है, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस या सेम है तो हमारा फिर से क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम आर परपेंडिकुलर इंटू एम इंटू वी। डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस वी करेंगे राइट हैंड रूल से, हमारा आर के तरफ फिंगर्स को करेंगे, फिर वी के तरफ टर्न करेंगे तो इनसाइड द प्लेन आएगा, इनसाइड द प्लेन आएगा, है ना। यहां पर भी इनसाइड आएगा और यहां पर भी इनसाइड आएगा ना। डायरेक्शन में तो कोई चेंज होने का सवाल है नहीं। वैल्यू मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता था, जो हमने चेक कर लिया कि दोनों सेम है, यानी कि स्टेटमेंट सही है, यह सही है ना। ये वैसे होना भी चाहिए कॉमन सेंस से। यदि उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रही है, यदि इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रही है तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। फोर्स काम नहीं कर रही है तो टॉर्क भी नहीं है, फोर्स नहीं है, टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्यों चेंज होगा, नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है ना। अगर हमारे पास कोई फोर्स ही नहीं है, कोई टॉर्क ही नहीं है, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी लगता था, इस क्वेश्चन को देख के एक बार लगता है कि आर बदल गया है, आर से R1 पे जब आ गए हम लोग, एक वैल्यू चेंज हो गई है, तो आर क्रॉस एफ चेंज हो सकता, आर क्रॉस पी भी चेंज हो सकता है ना। देखो दो वैल्यूज है हमारे पास, एक वैल्यू आर है और एक एम वी है ना, या पी है। एम वी यहां भी है, यहां भी है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का ब्यूटी देखो, ये आर बदल गया है, आर बदल गया है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का सेम आ गया। स्ट्रेंज है ना। जैसे हम लोग कह रहे हैं, जैसे a इंटू बी, यहाँ पे मान लो a इंटू बी है ना, r तो फिक्स ही है, तो यह b फिक्स है, हमारा b फिक्स है, और एक जगह हम लोग a1 ला देते हैं, a1 चेंज करके a1 इंटू बी कर दिया। एलजेब्रा में ऐसा नहीं होता, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे। खैर, तो हमने पिछले वीडियो में जो देखा था, क्या देखा था, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस F। यदि इफ F इज इक्वल टू 0, इफ F इज इक्वल टू 0, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, टॉर्क होता है ना, यह टॉर्क। इफ F इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0। और हमने क्या देखा था, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू 0, एंड इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। किन किन परिस्थितियों में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यदि फोर्स 0 होगा तो भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। देखने में हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं होना चाहिए, जैसा किसी एग्जांपल में था, देखने में लग रहा है कि आर बदल गया है, एंगुलर मोमेंटम बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कांस्टेंट बोलो या कंजर्व्ड बोलो, एक ही बात है। अब आते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, रेड कलर को हटा दिया जाए अब। बॉडी इज एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, और बॉडी इज मूविंग, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम होता है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, फर्स्ट लॉ, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue to be in motion unless and until an external force is applied on it। यही होता था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी जिस स्थिति में थी वैसी ही स्थिति में रहेगी। जैसे हमें पता है, अगर पेन एक सिंपल पेंडुलम लगाते हैं और यह वर्टिकली डाउनवर्ड्स जब होता है, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स जब यह होता है, उस समय यह इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगेगा तो बॉडी विल बी एट रेस्ट। अब रिजिड बॉडी के केस में, रिजिड बॉडी के केस में इनको मिटा दूं मैं,
रिजिड बॉडी में कोई फर्क होगा क्या? अब रिजिड बॉडी है तो ऐसा तो नहीं है कि बिना फोर्स के चलने लग जाएगा। अभी अभी हमने दिख रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। रिजिड बॉडी के केस में सिर्फ एक फर्क होता है कि एक तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, and if torque is equal to zero, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों कंडीशन जब एक साथ वैलिड होगी, दोनों कंडीशन जब एक साथ मीट होगी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो बोलोगे अलग अलग बताने की क्या जरूरत है, एक बार यदि फोर्स जीरो हो गई, एफ इज इक्वल टू जीरो यदि हो गया तो ऑटोमेटिक आ गया ना बॉडी इक्विलिब्रियम में, है ना। एफ यदि जीरो आ गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी हमेशा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों हो जाएगा। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है, अलग अलग चेक करना होगा, अलग अलग चेक करना होगा कि उसमें फोर्स जीरो है या नहीं है, टॉर्क जीरो है या नहीं है। खैर कॉमन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, स्टेप बाय स्टेप चलना है तो प्रोसेस तो यही है। तुम बोलोगे सर फोर्स ही जीरो है तो फिर टॉर्क जीरो कैसे नहीं होगी, कॉमन सेंस के खिलाफ जा रहा है क्या ये? अगर फोर्स जीरो है तो टॉर्क कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या? जो हमने जो कुछ सीखा है अभी उसी के ऊपर चलना है, कुछ नया चीज नहीं सीखना है। अगर फोर्स जीरो है तो हम लोग ये एज्यूम नहीं करेंगे कि टॉर्क जीरो है, हम लोग उसको भी चेक कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर देखें, एक ए रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास, एक रॉड पहले मैं बना देता हूं। यह एक रॉड है और हम लोग मान रहे हैं कि इसका मास जीरो है, ऐसा ही करते हैं हम लोग, कुछ भी मान लेते हैं उसका मास जीरो मान लेते हैं। हाँ, तो यह भी हमारा एक रॉड है जिसका मास जीरो है, इसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं, एक इस डायरेक्शन से और एक इस डायरेक्शन से, दोनों एंड पॉइंट्स पे यदि फोर्स लगा दिया जाए, इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्स एफ यहां भी है, फोर्स एफ यहां भी है, तो क्या होगा, टोटल फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू, टोटल फोर्स इज इक्वल टू 2F हो जाएगा। टोटल टोटल फोर्स इज इक्वल टू 2F होगा ना, एंड टोटल टॉर्क। अब टॉर्क को देखो, फोर्स इसको मान लो वन, फोर्स नंबर वन है, या पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो। पॉइंट ए पे जो टॉर्क है वो इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, एंड पॉइंट बी पे जो टॉर्क है वो इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही होगा। पॉइंट ए पे जो फोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं ना, पॉइंट ए पे जो फोर्स है यह इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे। आर वेक्टर लगा लो फिर से, राइट हैंड रूल, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर से एफ की तरफ टर्न करेंगे आउटसाइड द प्लेन, और दूसरे पॉइंट बी की बात करेंगे, आर क्रॉस एफ इनसाइड द प्लेन आ जाएगा। तो टॉर्क वन माइनस टॉर्क टू हो जाएगा, एंड टॉर्क वन इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट से अगर ये इसका मिड पॉइंट है, यह अगर इसका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर है, यह भी डिस्टेंस आर है, दोनों फोर्स भी बराबर है, आर भी बराबर है, टॉर्क में बराबर होगी, सिर्फ टॉर्क का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो टॉर्क टोटल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। यानी कि रॉड विल हैव ट्रांसलेशनल मोशन, नो रोटेशन, है ना, रॉड में ट्रांसलेशन तो होगा बिल्कुल, लेकिन रॉड विल हैव नो रोटेशन। वहीं वहीं अब मान लो एक फोर्स का डायरेक्शन को बदल देते हैं,
यह जो हमारा पॉइंट था, यहां पे फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब फोर्स टोटल कितने, इसको मिटा दो, एफ टोटल कितना आ जाएगा, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0। और टॉर्क, यहां पे जो टॉर्क है इस तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा, यहां पर जो टॉर्क है यह भी इस तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा। टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स टॉर्क 1। यानी कि अब क्या होगा, नो ट्रांसलेशन, ओनली रोटेशन। देख लो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करो। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स 0 हो, टॉर्क 0 ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स 0 ना हो, टॉर्क 0 हो। दोनों तरह से पॉसिबल है, दोनों तरह से ही पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्क 0 हो और ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स 0। तो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं किसी के ऊपर इस तरह से, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स दूसरे डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कपल। कपल, इस केस में नेट फोर्स 0 होता है लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है। कपल मीन्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0 एंड टॉर्क इज नॉट 0। जैसे इसका एक और एग्जांपल होता है, मैग्नेटिक कॉम्पास देखा है, मैग्नेटिक कॉम्पास देखा है, छोटा सा नीडल होता है इस तरह का, जो नॉर्थ साउथ की तरफ हमेशा पॉइंट करता है। और यदि नीडल का डायरेक्शन बाय चांस नॉर्थ साउथ नहीं है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और उसका अलाइनमेंट नॉर्थ साउथ की तरफ हो जाता है। तो नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगती है और साउथ पोल पे जो फोर्स लगती है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती है, इक्वल एंड अपोजिट। यह इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को तो हम लोग कपल बोलते हैं, COUPLE, कपल। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड कपल। मतलब नो ट्रांसलेशन, जहां भी कपल आएगा नो ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन हो जाएगा। और जब इसका अलाइनमेंट नॉर्थ साउथ की तरफ हो जाएगा, अब फोर्स डिसअपियर, फोर्स खत्म हो जाएगी। तो मैग्नेटिक कॉम्पास में भी वैसे ही होता है। जब किसी चीज को हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं, बॉटल का ढक्कन जब खोलते हैं या किसी भी चीज को टर्न करने की कोशिश करते हैं, तो यही होता है ना, फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाते हैं, फोर्स नहीं लगती है, सिर्फ टॉर्क लगता है। ऑल्दो हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स ही, ऑल्दो हम लोग फोर्स ही अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑल द फोर्सेस कैंसल आउट, सिर्फ बच जाता है क्या, टॉर्क। तो ऐसा भी होता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स ना हो, फोर्स 0 हो और टॉर्क एग्जिस्ट करे। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स लगे, टॉर्क 0 हो जाए, मल्टीपल फोर्सेस हैं, उससे नेट रिजल्ट टॉर्क 0 आ जाए लेकिन फोर्स 0 ना हो, ऐसा भी होता है। ओके, इस वीडियो को स्टॉप करता हूं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे।